हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन लूथरा। आज हम पढ़ेंगे सेबी ग्रेड ए पेपर 2 के लॉ का सब्जेक्ट का प्रॉस्पेक्टस के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। इसमें कुछ इजी एमसीक्यू होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे और हम टर्म्स भी साथ साथ में कवर करेंगे कि आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाए अभी के अभी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ नोट भी कर लेना जो जो आपके मार्क करने होंगे आंसर्स को। एंड में खुद इवैल्यूएट करना कि कैसा मतलब परफॉर्मेंस रहा और आगे और पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसके बारे में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड टू डैश मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसके अंदर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? एक प्राइवेट कंपनी भी और एक पब्लिक कंपनी भी, दोनों कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो बेयर एक्ट के अंदर जो फिगर है वो 50 है। उन्होंने कहा है कि 50 तक का आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो और कोई और नंबर इससे ज़्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स में प्रिस्क्राइब करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स में 200 के नंबर को प्रिस्क्राइब किया। तो ये आपको अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें 50 वाला अमाउंट दिखेगा, बट रूल्स के हिसाब से वो 200 है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मैक्सिमम नंबर 200 है। 200 से एक और चीज ध्यान में आती है कि प्राइवेट कंपनी के एज पर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, जो सेक्शन 2 के अंदर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन होता है, उसके अंदर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 200 ओनली। और पब्लिक कंपनी के अंदर कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A private company may issue security through the way of accept। प्राइवेट कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट अफेयर है ये। इसके अंदर कभी भी पब्लिक से हम पैसा नहीं ले सकते। अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो आप उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करो। पब्लिक कंपनी में बनने के बाद कंपनी टैक्स थोड़ा हार्श हो जाता है उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है। इसका एक टेबल मैंने आपको बता दिया है कि पब्लिक ऑफर कौन कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी दोनों कर सकती है। राइट इशू, बोनस इशू, इसको टर्म्स को हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी दोनों कर सकते हैं। और सेबी जिसका हम पेपर दे रहे हैं, इसका कंप्लायंस किसके ऊपर आता है? सेबी का कंप्लायंस सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर आता है, सारी पब्लिक कंपनी पे नहीं आता। या तो लिस्टेड कंपनी है या लिस्ट होने वाली है, उससे अपना प्रॉस्पेक्टस निकालना है कि मेरे को लिस्ट होना है, तब से सेबी उसके ऊपर चेक रखना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर अ प्रॉस्पेक्टस। अभी प्रॉस्पेक्टस जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है कि हम जिससे कहते हैं कि हाँ आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, वो काफ़ी सारी चीज़ें लिखने को बोलता है कि अपने प्रॉस्पेक्टस में तुम अपने फाइनेंशियल्स के बारे में लिखो, अपने डायरेक्टर सब्सक्राइबर डायरेक्टर्स के बारे में लिखो, कुछ एक्सपर्ट के ओपिनियन उसके बारे में लिखो, तुम्हारा कंडक्ट कैसा था उसके बारे में लिखो। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है इनका। तो उसके अंदर से इसमें से रजिस्ट्रार यानी एमसीए जो हमारे मिनिस्ट्री के अंदर है पार्ट है, कहता है कि कब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एक प्रॉस्पेक्टस को। डेटेड होना ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट अगर है तो वो साइंड होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अ प्रॉस्पेक्टस इशूड इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट मस्ट बी द ऑब्जेक्ट। अभी क्या होता है कि अभी प्रॉस्पेक्टस को हम पेपर के थ्रू रोल आउट कर देते हैं, कुछ लोग की पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट दे दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं। इसमें कंपनीज एक्ट और सेबी कहते हैं कि इन एनी इफ यू आर मेकिंग एनी एडवर्टीजमेंट, तो उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि कंपनी किस लिए फॉर्म हुई है, उसके लाइबिलिटीज मेंबर के और भी सारी चीज़ें। बट ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ बेयर मिनिमम तो पता होना चाहिए अगर आप पैसे रेज कर रहे हो। तो ये भी ऑल ऑफ दी अबव, आंसर है डी। अभी एक छोटा सा स्लाइड है ये, जिसके अंदर प्रॉस्पेक्टस का कंटेंट क्या क्या होता है उसके बारे में डिपिक्ट किया है। एक तो प्रॉस्पेक्टस हमारा डेटेड होगा, जिस दिन मैंने प्रॉस्पेक्टस बनाया, मतलब कि हाँ मैं इसको आगे आरओसी को भेजूंगा कि मैंने प्रॉस्पेक्टस बना लिया, मैं आगे लोगों से पैसा मांगना चाहता हूँ। वो साइंड होगा, डायरेक्टर, प्रपोज, अटॉर्नी, अटॉर्नी उनका लॉयर जो होगा। इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स, ये हमारा कंपनीज एक्ट ने सेबी को पावर दिया है
कि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई रिपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने एक्ट के अंदर सेबी को बोला आप मांग सकते हो इनसे ये इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 और रिपोर्ट ये सेबी के रिस्पेक्ट में कंपनीज एक्ट ने उनको बोला है। एक्सपर्ट का रिपोर्ट, एक्सपर्ट तभी ही रिपोर्ट कर सकता है, वो तभी अपना ओपिनियन देगा अगर वो बायस्ड नहीं है। बायस्ड का उन्होंने क्या एक था कि वो कभी कंपनी की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं था। अगर कोई कंपनी फ्लोट हुई, उसके फॉर्मेशन में वो एक्सपर्ट था, तो उसकी ओपिनियन हम मैटर नहीं करेंगे कि हाँ इसका कुछ अंदर से झोल है, इसको कुछ मतलब अंदर से बेनिफिट होगा अगर अपनी ऐसी झूठी ओपिनियन देगा तो ये सारी चीजें मतलब प्रोस्पेक्टस में कवर होनी चाहिए। कवर पेज होता है, उसके अंदर सारी चीजें बताएगा वो आरओसी को कि ये चीजें इसमें कवर है, क्या क्या लिस्ट है, वो सारा उसको इजीली अवेलेबल करवाएगा आरओसी को, ताकि आरओसी को कॉम्प्रिहेंड करने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, शेल्फ प्रोस्पेक्टस रिमेन वैलिड अप टू। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 में डिफाइंड है। अभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है कि कंपनी, जैसे अभी मेरे को हर बारी लोगों से पैसा लेना है, मैं पब्लिक जा रहा हूँ, मैं प्रोस्पेक्टस बनाया, प्रोस्पेक्टस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक्सपर्ट का ओपिनियन लो, बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हमें कंपनी एक्ट ने एक ऑप्शन दिया है कि ये प्रोस्पेक्टस लो, बनाओ, उसको शेल्फ पे रख दो। ये प्रोस्पेक्टस आपका 1 साल तक वैलिड है। 1 साल तक वैलिड है। सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आपको जब भी लॉ पढ़ना है तो उसको बताना है 1 साल तक वैलिड है। कौन सी डेट 1 साल से, मतलब 1 साल क्या आगे। तो 1 साल जिस दिन आपने फर्स्ट इशू ओपन कर दिया लोगों के लिए, उस दिन से 1 साल तक ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस आपका ओपन रहेगा। आप इसके बाद अगर आपको फिर इन एनी केस बाद में शेयर इशू करने हैं तो नया प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं है। बट होल्ड ऑन, अभी वो कहते हैं कि आपने 6 महीने बाद फिर उसी शेयर्स को लोगों को बोला आओ ले लो मेरे शेयर्स, तुमने 6 महीने पहले लिए थे फिर से ले लो। एज एन इन्वेस्टर मेरे मन में थोड़ा सा डाउट है कि यार 6 महीने पहले लिए थे, अभी क्या कंपनी का करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। तो सेबी ने उनको पूछा कि हाँ ठीक है तुम्हारी बात सही है, जो इन्वेस्टर का दर्द है मैं समझ रही हूँ। तो उन्होंने उनको बोला कि बताओ तुम्हारे कोई कंपनी में ऐसा कुछ मटेरियल चेंज हुआ है, या कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ हो, कोई डायरेक्टर चेंज हुआ हो, तो ये कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन तुम्हें बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तुम मेरे को बना के दे दो, ताकि इन्वेस्टर भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊँ कि हाँ कंपनी ठीक चल रही है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको प्रोस्पेक्टस, अगर आप जब जा रहे हो वापस पैसा लेने, तो उसके 1 महीने पहले पहले इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना जरूरी है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर तक वैलिड है, कौन सी डेट से? 1 ईयर जब फर्स्ट सिक्योरिटीज हमने ऑफर कर दिया लोगों को, और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम 1 महीना पहले। अभी प्रोस्पेक्टस के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है कि प्रोस्पेक्टस कब तक वैलिड है। कि आज मैंने प्रोस्पेक्टस सेबी को भेज दिया, मैंने कहा हाँ मेरे को लोगों से पैसा चाहिए, प्रोस्पेक्टस मैं आपको धमा रहा हूँ सेबी को, और मैं लोगों से पैसा मांग रहा हूँ, और मैंने पैसा मांगा नहीं, मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी वो उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मैं कुछ झोल झपाटा करके कुछ चेंज करके फिर मैं लोगों से पैसा मांग लूंगा जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी है। तो सेबी ने कहा ना 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 ना, इसके अंदर भी हम डेट को डिफाइन कर रहे हैं कि जिस दिन आरओसी के पास ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी पहुंच गई, उसके 90 डेज के अंदर ही आपको वो लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा। इसमें पॉइंट टू रिमेंबर है 90 डेज। कहां से 90 डेज? जब वो डिलीवर हुआ है रजिस्ट्रार को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एन इशू हाउस has made an advertisement in newspaper for selling a big lot of share allotted to it by the company under the private placement। अभी कंपनी ने एक बैकडोर एंट्री लेने की कोशिश करी। उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं गए और एक बड़े से फंड हाउस, इश्यू हाउस को बोला तुम मेरे शेयर ले लो, तुम आगे बेच देना पब्लिक को। सेबी ये सब सुन रहा था जब ये हरकतें हो रही थी। तो सेबी ने बोला ठीक है तुम ये कर रहे हो, एक लेवल तक हम तुम्हें करने देंगे, उसके ऊपर हम तुम्हें रोकेंगे। अभी उन्होंने इसको जस्टिफाई कैसे किया कि आपने एक फंड हाउस को पैसा दिया, अपने शेयर्स अलॉट किए, उनसे पैसा ले लिया,
और वो फंड हाउस अगर आगे ये लोगों से पैसा लेगा तो काइंड ऑफ ये पब्लिक इशू ही है, तो हम उसको डीम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। जो भी वो डॉक्यूमेंट देगा उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन जो कंटेंट अभी हमने पढ़े हैं वो सारा कंटेंट होना चाहिए। तो कंपनी ने कहा ठीक है, क्या क्या चीजें होना चाहिए। एक, अगर मैंने उस कंपनी ने उस फंड हाउस को वो शेयर्स अलॉट किए, वो 6 महीने का टाइम के अंदर अंदर लोगों से पैसा नहीं मांगेगा। एक पॉइंट, कि वो 6 महीने के अंदर अंदर लोगों से पैसा नहीं मांगेगा। इसका मतलब क्यों ही 6 महीने का टाइम क्यों, कि अगर उसने 6 महीने के अंदर पैसा मांग लिया तो ये इम्प्लाइड है कि इसको पब्लिक इशू करना था, बट उसने ऐसा ना करके दूसरा रूट को ट्राई करने का कोशिश किया कंपनी ने। तो उन्होंने कहा 6 महीने अलैप्स हो जाने चाहिए जब ये अलॉट हुए उस फंड हाउस को शेयर्स, और कंसिडरेशन रिसीव हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शेयर्स अलॉट कर दिया और उनसे पैसा नहीं लिया फंड हाउस से। फंड हाउस आगे पैसा जब दूसरा जब अपने शेयर्स को वो बेचेगा और तब वो पैसा ले आएगा तब वो देगा, तो ये भी एक काइंड ऑफ गलत चीज़ है। तो आप कर सकते हैं, कंपनी एक ये रूट को अप्लाई कर सकता है कि वो फंड हाउस को पैसा दे, फंड हाउस को शेयर अलॉट करे, उनसे पैसा ले ले, बट वो ऐसा होना चाहिए कि वो उन्हीं उन्हीं के लिए है वो। इसका जो आंसर है वो है advertisement was given after 6 months from the date of allotment and it has paid the entire consideration। इस केस के अंदर हम डीम प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे कि 6 मंथ्स के बाद उसको मतलब 6 महीने elapse हो गए हैं तब जाके वो एडवर्टीजमेंट दी गई है और एंटायर कंसिडरेशन रिसीव हो गया है कंपनी को, वो उससे पहले ही। डन। प्रोस्पेक्टस कितने टाइप के होते हैं इसके अंदर है, ये डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस, ये भी हमने डीम प्रोस्पेक्टस पढ़ा वही है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस आई हैव एक्सप्लेन्ड। और कुछ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, जो डॉक्यूमेंट जो हम क्या जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देते हो तो उसको भी सेबी कहता है कि ये हम प्रोस्पेक्टस मानेंगे, कंपनी हम प्रोस्पेक्टस मानेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन पूरा देना है लोगों को, ठीक है। अब टॉपिक है हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस ये सेक्शन क्यों आया, मतलब ऐसा क्या दिक्कत है कि सेक्शन को लाया गया। अभी कुछ कंपनी वाले डाउट में थे कि यार ठीक है मैं शेयर्स लेकर आ रहा हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि ये शेयर्स मेरे बिकेंगे, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्या प्राइस होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब जो लॉ मेकर से उन्होंने कहा हाँ ये बात जेन्युइन है, किसी को पता नहीं अभी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही प्रोस्पेक्टस ले आओ जिसमें दो चीज़ें ना हो, जिसके अंदर क्वांटम और प्राइस, कितने शेयर्स आपको देने हैं और कितने प्राइस पे देने हैं, ये चीज़ें आप मत बताओ और आप ये प्रोस्पेक्टस इशू कर दो। लोगों को डिसाइड करने दो कि वो कितना खरीदना चाहते हैं और क्या पे करना चाहते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है कि जो अच्छे अच्छे जैसे QIBs हैं, जिनको नॉलेज है मतलब कंपनी का, वो फिर एक तरह का बिड स्टार्ट करते हैं अपना इस प्रोस्पेक्टस के बाद कि आई बाय 1 लाख शेयर एट 500 रुपीज़, 2 लाख शेयर एट 600 रुपीज़, ऐसा कुछ। तो वो प्राइस और क्वांटिटी को मैच करके एक डिवाइस करते हैं कि कितना क्वांटम और कितने प्राइस पे कंपनी इशू करेगी। कंपनी कहती है मैं सेफ होकर चल रही हूँ इसके अंदर, मुझे पता है मेरे को अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा और क्वांटिटी भी मेरी निकल जाएगी शेयर्स की। और ऐसा कंपनी क्यों करती है, एक हमारे सेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपका 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आपका पब्लिक इशू कैंसिल हो जाएगा। ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू आपने कर दिया, ठीक है, हाँ बात समझ में आती है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का क्या इंटेंट था लाने का। बट उन्होंने बोला कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद एक्चुअल प्रोस्पेक्टस भी फाइल होगा जिसके अंदर क्वांटम और शेयर। अभी जब मैं जाऊंगा लोगों को एंड में पैसा मांगने तो मैं उनको बताऊंगा ना कि कितने प्राइस में का शेयर मैं बेच रहा हूँ। तो बाद में एक और प्रोस्पेक्टस भी फाइल होगा। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सिर्फ अकेले कभी फाइल नहीं होता, इसके बाद मेन प्रोस्पेक्टस है वो भी फाइल होगा। ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस हमें रजिस्ट्रार को देना होता है। ये एक पॉइंट है कि जिस दिन सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा लोगों का उससे 3 दिन पहले पहले आपको ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को देना होगा। ये 3 डेज का क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखना कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस 3 दिन से पहले पहले रजिस्ट्रार को पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ये जो प्रोसेस मैंने आपको ये बताया ना कि क्वांटम और प्राइस को डिफाइन कर रहे हैं कि लोग बिड कर रहे हैं कि हम इतने शेयर लेंगे, तो ऐसे ना एक बुक पूरी बनती है कि कितने शेयर्स पे कितने रुपए लोग देने को तैयार हैं। तो उस प्रोसेस को ना बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं।
तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फैसिलिटेट्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ओके. Next question. In which of the following situation a company will have to issue prospectus or a-bridge prospectus along with the application form? सर आपने ए-ब्रिज प्रॉस्पेक्टस तो बताया नहीं, अभी बताऊंगा 2 मिनट. इस क्वेश्चन को हम पहले करते हैं. किस केस के अंदर प्रॉस्पेक्टस इश्यू होता है? एक केस में होता है सिर्फ जब हम पब्लिक से पैसा मांगते हैं. तो इसके अंदर जो आंसर है दैट इज इन रिलेशन टू शेयर्स और डिबेंचर विच आर टू बी ऑफर्ड टू पब्लिक. ओके. ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस का सर आपने पिछले 4 प्रोस्पेक्टस बताए हमें, बट उसमें ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं था. ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस कुछ स्पेसिफिक अलग से प्रोस्पेक्टस नहीं है. उसके अंदर क्या है कि जब सेबी ने प्रोस्पेक्टस खुद पढ़ा ना किसी कंपनी का, तो उसने कहा यार थोड़ा ज़्यादा हो गया इन्फॉर्मेशन, इसको कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. तो उन्होंने कहा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे लोगों को, तो आप एक ऐसा प्रोस्पेक्टस दो जिसके अंदर सेलिएंट फीचर्स होंगे उस प्रोस्पेक्टस के, जो वो इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, उसको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो उसको मिल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आज का. इफ अ पर्सन मेक मल्टीपल एप्लीकेशन, एक पर्सन लिस्टिंग गेन्स लेने के लिए क्या करता है कि अलग अलग नाम से एप्लीकेशन कर देता है कि हाँ, क्योंकि 2 लाख का लिमिट है कि आप जो IPOs होता है उसमें 2 लाख से ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. देन उसके ऊपर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर 447, जो कि उसको लगेगा. अबव प्रोविजन शैल बी प्रोमिनेंटली रिप्रोड्यूस इन प्रोस्पेक्टस. ये चीज़ आपको बताना जरूरी है प्रोस्पेक्टस के अंदर कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकते, ये भी सही है. कोर्ट में ऑर्डर डिस्क्रिप्शन ऑफ गेन, वो कह रहा है कि वो जो गेन अगर उस बंदे ने किया उसको वापस करना पड़ेगा. और जो गेन हुआ अभी थी द फोर्थ पॉइंट इज कि जो गेन हुआ उसको ट्रांसफर करो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड. ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड तो अलग चीज है, यहाँ पे क्या कर रही है, तो ये आंसर ठीक नहीं लग रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इन केस ऑफ शेयर द रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन टू बी पेड शैल नॉट एक्सीड 5%. हम अंडरराइट करने के लिए देते हैं लोगों की. हाँ, अंडरराइटिंग होता क्या है पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं शेयर्स बेचने जा रहा हूँ. मैंने वही कंपनी को बोला कि यार मेरे को नहीं लगता, पता नहीं शेयर्स बिकेंगे नहीं बिकेंगे, तो आप मेरे से शेयर्स ले लो, अंडरराइट कर लो. तुम ओनर हो और तुम आगे जाके शेयर्स बेचते रहो, मेरे को ये झंझट में नहीं पड़ना. उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे. तो कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई किया कि इसके अंदर आप कमीशन जो दोगे वो ज़्यादा नहीं हो सकता. उन्होंने उसका कैप लगा दिया कितना, 5%, जो कि करेक्ट है शेयर्स के रिस्पेक्ट में. अंडरराइटिंग कमीशन शुड नॉट बी मोर देन रेट स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज के रूल होते हैं, वो अगर कुछ कम प्रिस्क्राइब कर दे तो वो वाला मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा. या तो कंपनीज एक्ट वाला, अगर आर्टिकल्स कंपनी स्पेसिफिक अगर वो कुछ कम कर दे तो वो मैक्सिमम कर देंगे. अगर आर्टिकल्स कह दे कि 3% तो वो 3% माना जाएगा. फिर सी, इन केस ऑफ डिवेंचर the rate of underwriting commission shall not exceed 5% of issue price of the debenture. डिबेंचर के अंदर भी 5%. डिबेंचर्स तो थोड़ा सा रिलेटिवली अगर आप देखो तो सेफ बेट है. उसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता है कि इतना मिलना है, इसमें कुछ ज़्यादा गेन का, जैसे वैल्यू कम होना किसी डिबेंचर का, वो थोड़ा कम चांसेस हैं. तो इसके अंदर 5% नहीं है, इसके अंदर जो रेट है वो 2.5% है. तो ये चीज़ गलत है. अमाउंट ऑफ कमीशन में भी पेड ऑफ द प्रोडक्ट, ये ठीक है एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन आज का. अ होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट्स शैल हैव राइट टू वोट. डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होता है कि अगर ये इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभी हम इंडिया का IDR जो है वो बाहर इशूड है. जैसे वॉरेन बफे या फिर कोई वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं अच्छे अच्छे, जो यहाँ पे अच्छे क्या कोई भी अगर वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन कंपनी को आजकल देख रहे हैं कि हाँ इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, मेरे को यहाँ की कंपनी को इन्वेस्ट करना है, मेरे को इसका ओनर बनना है. तो इसका ओनर बनने का एक तरीका ये है कि यहाँ पर आके कुछ सेटअप करे कंपनी, यहाँ पर आके वो रहने लगे, यहाँ पे आके शेयर्स खरीदे, यहाँ पे डीमार्ट अकाउंट मेंटेन करे. या तो वो अपनी कंट्री के अंदर फ्लिपकार्ट यहाँ से जैसे US के अंदर अपने IDRs को इशू कर दे, अपने शेयर्स को वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दे. अभी जो शेयर्स हैं, शेयर्स हमेशा ओनरशिप तो देते हैं. अभी वहाँ पे अगर वॉरेन बफे बैठा है तो मेरे को IDR अगर ये मिला है तो ठीक है, मैं ओनर तो हुई हूँ ना, चाहे मैं दूसरी कंट्री में हूँ, बट आई एम द ओनर.
तो इसके अंदर उसको राइट टू वोट होना चाहिए अगर वो ओनर है। तो इसके अंदर है थ्रू ओवरसीज। ये डिपेंड कैसे करेगा कि जो ओवरसीज डिपॉजिटर है वो उसका प्रपोर्शन और सब कुछ पहले से बता के उसको रखेगा कि कितना आपके वोटिंग राइट्स हैं इसके अंदर। ठीक है। एट पार, अब यहाँ के इक्विटी शेयर से एट पार नहीं होता, उसका पहले वो एक्सप्लेन कर देता है कि क्या प्रपोर्शन में आपके रहेगा। ओके। A public company sent private placement offer to 200% of its choice in March 2000 कुछ कुछ and allotted shares them in April. Can it send private placement offer letter to 200 new people in May to उसी साल में? तो अभी हमने पढ़ा था कि 200 के ऊपर प्राइवेट प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता। सर ये क्या बात कर रहे हैं, फिर दो बार कैसे कर लेंगे? इसका आंसर नो होना चाहिए। नहीं, इसके अंदर एक कैच है। मैं इसके अंदर आपको बेयर एक्ट से पढ़ाने का ट्राई करता हूँ। बेयर एक्ट के अंदर बोलते हैं, ये मैंने बेयर एक्ट से टर्म लिया है, अ कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू इश्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर subject to subsection 1, the offer of securities or invitation to subscribe security shall be made to such number of person not exceeding 50 or such higher number as may be prescribed, which is 200 in a financial year. ये देखो, कैच वाला वर्ड इज इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल से मार्च। तो इसके अंदर ऑफर करने की बात करी गई है। द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन, नॉट अलॉटमेंट। यहाँ पर उसने ऑफर मार्च में किया, जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में एंड हो गया। ये ऑफर पहले गया था मार्च में, तो उसके बाद उसके पास पूरा राइट है कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में वापस से लोगों मई में अप्रैल के बाद से वो जब भी 200 लोगों को नए को बोल सकता है कि मैं तुम्हें प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहता हूँ। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Which of the following statement is contrary with the provision of Companies Act 13? A private company can make a private placement of securities. Perfect, कर सकता है। Company has to pass special resolution for private placement. Yes, important एक फंक्शन है ये बिजनेस का, तो हमें मेंबर से पूछ के उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओनरशिप को डाइल्यूट किया जा रहा है और लोगों को शेयर्स अलॉट करके। ठीक है, तो ये स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल का बिजनेस का पार्ट है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन हमें चाहिए होगा। मिनिमम ऑफर पर पर्सन शुड हैव मार्केट वैल्यू ऑफ 20,000। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है। अब पब्लिक कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है अपने सिक्योरिटीज का, ये हम बढ़ चुके हैं। आज की डेट का ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। A self prospectus filed with the ROC shall remain valid for a period। अच्छा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर फ्रॉम, पहले हम पढ़ते हैं 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट इशू, हो सकता है। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इशू, ये भी हो सकता है। 90 डेज, 90 डेज तो नहीं था। 90 डेज किसके लिए था? कि अगर प्रोस्पेक्टस आपको ROC को देना तब तक वैलिड है वो। तो इसके अंदर क्लोजिंग या ओपनिंग कौन सा वाला होगा? ओपनिंग इज करेक्ट। ठीक है, आज के लिए प्रोस्पेक्टस के लिए मैंने इतना स्लाइड प्रिपेयर किया है। आगे आई ट्राई कि और भी चैप्टर्स को मैं थोड़ा इस वे में एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट।